नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के विज्ञान के पहले चैप्टर की, जो कि है पादपों में पोषण। तो इसको शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि पोषण होता क्या है। पहला हमारे लिए पॉइंट आता है कि पोषण होता क्या है। तो इसमें तो पोषण के लिए लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं और भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर पोषक होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और एक लवण और होता है, लवण। लवण मुख्य तौर पे, लवण वैसे इस घटक में इसलिए नाम नहीं है क्योंकि खनिज व जल दोनों को मिला के ही बनता है लवण, इसलिए इसमें नाम नहीं था। आगे बात करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे ये बोल रहा है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो ये बात हमें ये समझाती है कि केवल पादप ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं। बाकी सभी जीवों को अन्य जीवों को पादपों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो स्वयं पादपों को खाए या उन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे जो पादपों को खाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि पोषण विधि यानी पादपों में पोषण विधि क्या है। पहले इनको पढ़ लेते हैं। हम पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे, उसके बाद में एक एक पैराग्राफ को समझते जाएंगे कि वो क्या कह रहा है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि पादप एकमात्र ऐसे हैं जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। ये बात ऊपर क्लियर की थी, पर यहाँ पर ये एक बात और जोड़ रहा है कि पादप स्वयं भोजन बना तो सकते हैं, पर उसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज एवं जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था पोषक किसे कहते हैं। जो हमने घटक पढ़े थे वो सारे घटक पोषक कहलाते हैं। अब आता है कि पोषण किसे कहते हैं। कि हमारे शरीर में जो सजीव है, हमारे या पादप जो भी, सारे सजीवों को अपने शरीर की संरचना यानी कि उनके शरीर का ढांचा बनाए रखने के लिए और उसी ढांचे की, उसी संरचना के विकास या वृद्धि करने के लिए अगर किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उसके भागों को रख रखाव यानी उससे उभरने के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों से आवश्यक ऊर्जा की प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब भोजन ग्रहण करने को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पहली बात आती है, पोषक किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण को हम पोषक कहते हैं और इन्हीं पोषक को हम ग्रहण करते हैं, उस विधि को पोषण कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे इसमें एक बात कही गई है, पोषण की वह विधियां जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है यानी कि बनाता है, वह स्वयंपोषी कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को हम स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि सजीव 2 प्रकार के होते हैं। जो सजीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो तो स्वयंपोषी कहलाते हैं, और जो सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों के ऊपर निर्भर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विषमपोषी। तो पादप स्वयंपोषी है और हमारे जैसे जीव है जो पादपों को खाते हैं या अन्य जीवों को खाते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके आगे
यहाँ पर एक पहली पूछी गई है, पहले इसका जवाब दे देते हैं। यहाँ पर एक पहली नाम की लड़की है जो ही पहली पूछ रही है। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। तो इसका एक आसान सा जवाब हो सकता है, आपको एक आसान सा जवाब देना है। क्या ये कह तो सही रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज हमारे वातावरण में होते हैं, तो हम खुद अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते। हम पेड़ों से उत्पन्न जो भी फल होते हैं, फूल होते हैं, उनको क्यों खाते हैं। जानवरों को दूसरे जानवरों के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं। दूसरे जानवरों से उत्पन्न होने वाले उत्पादों पे क्यों निर्भर रहते हैं। हम अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हमें इन कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज के अलावा अन्य भी खनिज, लवण, कई प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो हमें सीधे वातावरण से नहीं मिलते, जो हमें किसी न किसी प्रकार के पादप या किसी न किसी प्रकार के जीव से मिलते हैं। इसलिए हमें भोजन के लिए अन्य जीवों पर या अन्य पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित होती है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे आगे। तो हम आगे ही बात करते हैं, सीधे हम आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से हेडिंग से ही कि पादप है या पौधे हैं, उनके अंदर जो भोजन बनती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। यहाँ का पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। यहाँ के पहले क्वेश्चन का आंसर है कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित होती है। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां उनकी पत्तियों में स्थित होती है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल व खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो यहाँ पर पूरा जो प्रक्रम है वो मैं समझा देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा था। ये कह रहा था मान लो कि यहाँ पर हमने एक पेड़ माना, ये एक पेड़ है पादप, इसकी ये शाखाएं हैं, ये इसकी टहनियाँ हैं यानी, और ये इसका तना है। तो तीन चीज़ें चाहिए इसको। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ साइड में पत्तियाँ मान लेते हैं, ये पत्तियाँ हैं। इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं यानी छिद्र होते हैं। ये एक पत्ती मानते हैं, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के ऊपर अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इनको एक चीज़ मिल गई, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ें मिलती है जड़ के द्वारा। जमीन के अंदर जो भी जितना भी जल होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। उसी जल के साथ ये खनिज को भी अवशोषित करके तने से होते हुए मान लेते हैं कि एक नली की तरह होता है। जड़ से वो खनिज या जल तने में पहुंचता है, तने से वो नलियां आगे टहनियों तक जाती है, टहनियों से वो पत्तियों तक जाती है। इस प्रकार जल, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही पत्तियों तक पहुंच चुके हैं। तो आगे बात करें। इससे आगे बात करने के लिए नीचे कुछ दे रखा है, हम कोशिका को बाद पढ़ेंगे, पहले इस रंध्र को पूरा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर ले, ये छिद्र नाम दे रखा है, यहाँ पर नाम होगा छिद्र, ठीक है। यहाँ पर छिद्र द्वारा द्वार कोशिकाएं होती है, ठीक है, कि पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं उसके बाहर द्वार कोशिकाएं होती है, वो रंध्र कहलाते हैं। रंध्र की विशेषता क्या होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर तो आने देते हैं पर अन्य जितनी भी प्रकार की गैसें होती है उनको अंदर नहीं आने देते।
ये एक विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं। आगे हम बात करते हैं जल खनिज वाहिनिकाओं द्वारा, जो हमने अभी पढ़ा था उसके बारे में ये बता रहा है। जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नलियों के समान होती है, जो पहले जड़ से, फिर तना, फिर शाखाओं से होते पत्तियों तक फैली होती है। इनके सहारे जो खनिज और जल है वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग है। सतत यानी कि एक सीधा सा मार्ग होता है जो जड़ से लेकर सीधा पत्तियों तक खनिज और जल को पहुंचाता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। हमें इतना समझ में आ गया कि जड़ के द्वारा जल व खनिज पत्तियों तक कैसे पहुँचता है। एक प्रकार की वाहिका होती है, वो वहाँ तक उसको पहुँचाती है। यहाँ पर पहली हमसे एक और पहली पूछ रही है, क्या ये पूछ रही है, पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं कर सकते। ठीक है, पहली का इस प्रश्न का जवाब उसके आगे ही दे रखा है, तो हम आगे ही पढ़ते हैं सीधा। तो यहाँ लिखा हुआ है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। हरा वर्णक यानी कि एक प्रकार हरा पदार्थ, द्रव मान सकते हैं। हरा वर्णक होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। उस वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लें। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको जो जो चीज़ें आपको ऐसी लगती है कि ये क्वेश्चन बनता है, तो उसको क्वेश्चन लिखें और उसका जवाब उसके नीचे लिख लें। तो पत्तियों के अंदर एक हरा वर्णक कहलाता होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों के अंदर हरा वर्णक होता है जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य से आने वाले प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये क्या करता है कि पत्ती की सहायता करता है किसके लिए? कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को ग्रहण करने में। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने शुरू में इसको बोला था कि भोजन बनाने की विधि, यानी कि पादप में भोजन बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि पत्ती के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और खनिज है। ये कैसे पहुंचे? ये हमने देख लिया। पत्ती ने खुद ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की, जल और खनिज कौन ला के दिया? जड़ से पत्ती तक पहुंच गए। फिर भी अभी भोजन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो सूर्य के प्रकाश की को ग्रहण करने के लिए पत्ती के अंदर अपना एक खुद का रसायन यानी कि वर्णक होता है, वो कहलाता है क्लोरोफिल। आगे बात करते हैं। और सूर्य के प्रकाश ही मुख्य स्रोत होने के कारण इस विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो सूर्य का प्रकाश है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण के लिए यानी कि उसको भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय यानी कि ये प्रक्रम हमेशा निरंतर जारी रहता है सभी पादपों में। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता। हमने पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश ही हमारे लिए ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। आगे क्या है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होता है। तो क्या होगा कि अगर पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो पादप भी नहीं होंगे, अगर पादप नहीं होंगे तो अन्य जीव जो पादपों के ऊपर निर्भर करते हैं वह सभी भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम सीधा आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए एक प्रकार का समीकरण है, वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट बनाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये समीकरण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जल और कार्बन डाइऑक्साइड
पेड़ के पास पहले से थी। सूर्य का प्रकाश उसने ग्रहण किया, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन को तो ये वातावरण में छोड़ देते हैं जो हम ग्रहण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ही भोजन है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही पादपों के लिए भोजन है। इस प्रकार ऑक्सीजन विमुक्त होती है और पत्तियों में मड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों के अंदर स्टार्च यानी मड के रूप में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यही पादपों का भोजन है। हम आगे चलते हैं। ऊपर हमने एक टॉपिक छोड़ा था, कोशिकाएं। ये कोशिका क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले इसके बारे में विवरण पढ़ते हैं, फिर इसका चित्र देखते हैं। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनी होती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। एक सीधी सी बात है कि इसमें कोशिका किसे कहते हैं, मतलब शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो कोशिका के 3 प्रकार के भाग दिए गए। ये कोशिका का एक आधारभूत संरचना है। हम इसको विस्तृत अगली क्लासों में भी पढ़ेंगे। कोशिका किसे कहते हैं? 3 भाग बताए गए हैं। पहला कि कोशिका के अंदर एक छोटा सा स्पष्ट दिखाई देने वाला बिंदु नुमा होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं। केंद्र के बाहर जल जैसा द्रव्य भरा होता है, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य के बाहर एक झिल्ली, हमने प्लास्टिक देखी होगी, प्लास्टिक की तरह वो दिखने वाला होता है। ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। मान लिया ये कोशिका झिल्ली है और इसके अंदर ये द्रव्य भरा हुआ है। इसी द्रव्य के बीच में एक केंद्रक होता है। ये 3 भाग के बारे में हमें बताया गया है। आगे चलते हम। ये आया क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। पत्ती की काट यानी कि पत्ती को काट के दिखाया गया है कि क्या है। क्लोरोफिल इस प्रकार से पत्ती के अंदर उपस्थित होता है, मतलब इनके बीच में भरा रहता है। ये क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये है रंध्र। ये छोटे छोटे क्या है? रंध्र, जहां से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। और ये पत्ती का मुख्य चित्र है। ये पत्ती का काट दे रखा है और ये रंध्र दे रखा है कि ये रंध्र है। इस प्रकार का एक छिद्र होता है छोटा सा, वो हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देता पर ये एकदम सूक्ष्म होता है। ये रंध्र कहलाते हैं। इन्हीं से ये पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। आगे हमने लास्ट में छोड़ा था स्टार्च, मतलब पादप ने सभी क्रियाएं करके कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन तो उसने कहाँ छोड़ दी? वातावरण में छोड़ दी। कार्बोहाइड्रेट को पत्ती के अंदर पर स्टार्च के रूप में संश्लेषित कर लिया गया। यहाँ पर यह प्रकाश संश्लेषण का एक चित्र बताया गया है। आप ये देख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण का चित्र है। आगे बात करते हैं। भुजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हमने देखा है कि लगभग जितने भी पादप होते हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती है, तो उन्हीं में क्लोरोफिल होता है, उन्हीं में ही प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? कुछ पत्तियां लाल, बैंगनी व भूरे रंग की भी होती है, उनमें होता है क्या? इनका उत्तर आगे हमें मिलेगा। यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। नीले बॉक्स में लिखा है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थल पादपों में वर्षोत्सर्जन के द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सक्रिय और शूल रूपी हो जाती हैं और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो कि जरूरी नहीं है कि ये पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण हो, वो पादप के किसी भी हरे भाग में हो सकता है। वो पेड़ के तने में, शाखा में या उनकी पत्तियों में होता ही है। कहीं पर भी हो सकता है जहां पर उसको क्लोरोफिल उपलब्ध मिले। आगे एक क्रियाकलाप है, इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं।
यहाँ लिखा है एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। हमें एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लेने हैं। एक को अंधकार यानी कि एक कम बंद कमरे के अंदर अंधकार में रखना है, जिसके ऊपर धूप नहीं जानी चाहिए, 72 घंटे तक रखना है। और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। एक को सूर्य के प्रकाश बाहर में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे क्लास 6 में किया था। हमने क्लास 6 में आलू के ऊपर एक आयोडीन परीक्षण किया था। वो यहाँ पर क्लास वैसे भी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम ये बाद में बात करेंगे। उस गमले को जिस अपने अंधकार में रखा था वो 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए और पुनः उसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहता था। इसका आया हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रशासन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों को भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जरूरी नहीं है कि पत्तियां हरी होगी तो ही उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। अगर पत्तियां बैंगनी लाल रंग की है तो ये एक प्रकार का वर्णक है। जो क्लोरोफिल तो उसमें नीचे होता है और उसके ऊपर वो लाल रंग का या बैंगनी रंग का क्या होता है, वर्णक होता है जो उसको ढक लेता है। तो हमें पत्ती तो लाल या बैंगनी रंग की दिखाई देती है, पर उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो भोजन बना सकती है। आगे बात करते हैं। आगे आता है अपनी गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे काई देखी होगी। देखे होंगे। हमने देखा है कि जहाँ पर जल ज़्यादा दिनों तक रहता है तो वहाँ पर हरे रंग की एक काई जम जाती है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का जीव है जो क्या कहलाता है? शैवाल कहलाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसी कारण इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। इस कारण ही ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। ये एक प्रकार का शैवाल है, फिर भी वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बनाता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पर खाद्य संश्लेषण, मतलब पादपों में अन्य खाद्य संश्लेषण भी हम पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ चुके हैं कि अन्य और किस प्रकार से खाद्य संश्लेषण होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन होता है। इसका उपयोग ऑक्सीजन होता है तो इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के रूप में संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? अब एक बात और आई कि हमने भोजन में पादप के लिए अभी तक क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया। कार्बोहाइड्रेट में 3 ही चीज़ें होती है। कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर कुछ पादपों को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, तो वो नाइट्रोजन पादपों को मिलती कहाँ से है? यहाँ से शुरू करते हैं। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि पादपों को जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में विमुक्त कर देते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं एवं संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा
कि वातावरण में उपस्थित जो भी नाइट्रोजन है उसका उपयोग पादप नहीं कर सकते, इसलिए मान लेते हैं कि ये जमीन है। जमीन के अंदर ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये क्या करते हैं कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं और उनको अपने भोजन में उपयोग करते हैं, और भोजन में उपयोग करने से नाइट्रोजन नाइट्राइड में बन जाती है। नाइट्राइड बन जाती है N3। ये नाइट्राइड बन जाती है। वो पादप उसका उपयोग कर सकते हैं, पर वो अब उस जमीन से उसको निकालते कैसे हैं? जैसे उसने खनिज और जल को निकाला था वैसे ही वो नाइट्रोजन को निकालता है। कैसे? कि वो जल और खनिज के साथ साथ यहाँ से नाइट्रोजन को भी अपने तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुँचा देता है और अपने भोजन के रूप में उसका उपयोग। बात करते हैं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ऐसे होते हैं, अब क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो वो क्या करता है? वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करता है। अब वो पादप खुद भोजन नहीं बना, पादपों पर भोजन के लिए निर्भर करेगा। तो होता क्या है? इस प्रकार के हमने पहले भी पढ़ा है, इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करता है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आप एक वृक्ष के तने एवं शाखा से लिपटी हुई रस्सीनुमा पीली रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। तो आपको एक पेड़ दिखाई देगा हरा सा। इस पेड़ के ऊपर ये बेल के नुमा पीले रंग की आकृति दिखाई दे रही है, ये है अमरबेल। तो पेड़ तो अपना भोजन बना सकता है, पर अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये इस पेड़ के ऊपर चारों ओर लिपट जाती है और इसके अंदर जो भोजन बनता है उसका ये उपयोग करती है। पेड़ से बने भोजन का उपयोग अमरबेल करती है और वो अपना भोजन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो पेड़ खुद भोजन बना पाता है वो तो हो गया परपोषी, और अमरबेल खुद नहीं बना पाती है, किसके ऊपर निर्भर करती है? इस पेड़ के ऊपर। तो ये हो गई परजीवी। तो अमरबेल एक प्रकार की परजीवी है। तो आगे बात कर हो गया। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आगे देखते हैं कि पहली हमसे क्या पूछती है। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? हाँ, ये सभी जीव भी परजीवी होती है, क्योंकि वह अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना पाते, पर वह दूसरों जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं और दूसरे जीवों का भोजन अपने अंदर शोषित करते हैं, इसलिए वो भी एक प्रकार के परजीवी हैं। क्या आप ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। यह विषमकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे तथा अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे पौधे एक प्रकार का पौधा है जो जंगलों में पाया जाता है, गटपनी। ये भोजन स्वयं नहीं बनाता, ना तो ये सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। इसके अंदर ये थैलीनुमा आकृति होती है, इसके अंदर कुछ रेशे होते हैं। तो कोई भी कीड़ा या कोई भी कीट इसके अंदर जाता है तो उस रेशों में फंस जाता है और उन रेशों से वो उस
कीट को पूरा निचोड़ लेता है। इस प्रकार ये कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन कर लिया जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। तो गटमणी को हम क्या कहेंगे? कीट भक्षी पादप है। तो एक उदाहरण है विनस फ्लाई टेप। ये एक और पौधा है जो कीटों को खाता है। और सेंड्यूस कीट भक्षी, ये भी एक प्रकार का पादप है। ये दो और उदाहरण हैं। आगे भुजो ने पूछा है, भुजो भ्रमित है, यदि गटमणी द्वार हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब इसका जवाब आगे हमें मिलेगा। कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त होने वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ अन्य खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा की आवश्यकता होती है जो पूर्ति नहीं होती। तो उनकी पूर्ति के लिए वो कीटों को खाता है और उन कीटों के अंदर वो तत्व होते हैं जिससे उसकी पूर्ति हो जाती है। आगे भाषा में हम उसको खुम भी कहते हैं। मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की जो वृक्ष होते हैं उनकी सड़ी गली, टूटी टहनियाँ अथवा तनों एवं छालों पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार से पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। मर्त्यजीवी के बारे में हम हमारे इसी पाठ के दूसरे लेसन में, दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज का लेसन यही है, ख़त्म होता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी है, अगर उनको हो सके उतनी ही अपनी कॉपी में नोट करें कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ये प्रश्न पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या है, इस प्रकार से आगे करते जाएं। हम इस नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे, इस लेसन को, इसके प्रश्न उत्तरों के ऊपर भी बात करेंगे। धन्यवाद।